जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, मैं हूं विवेक पांडे और हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए पेपर 2 यानी एसएसटी कर रहे हैं। साथियों, हम लोग एसएसटी में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के कमेंट में इसे पिन कर दूंगा लिंक को। आप लिंक पे जा करके और प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 देख सकते हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस सेट आपका तैयार किया गया है। तो आइए सीधे हम चलते हैं प्रश्नों पे। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य साझा करिए, इससे उनको भी फायदा होगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बताइए, प्रश्न है पहला कि महारौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। दूसरा कथन है कि इस पर चंद्र नामक शासक का नाम खुदा है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तीसरा कह रहा है कि 1500 वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी डी। बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। देखिए मेरे भाई, अगर हम इसके सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी कथन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, महारौली का लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की धातु विज्ञान की कुशलता का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। साथियों, यह स्तंभ लगभग 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका भार 3 टन से अधिक है। इस पर खुदा हुआ जो अभिलेख है, इसके अनुसार चंद्र नाम के शासक का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश यानी संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। ठीक है ना साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने लौह स्तंभ के निर्माण में फास्फोरस की उच्च मात्रा का प्रयोग किया था। किसका? फास्फोरस का। इसलिए मेरे भाई, जिसके कारण इस पर एक सुरक्षात्मक परत बन गई और यह ऑक्सीकरण से बचा रहा, यानी जंग लगने से बचा रहा। यह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है। बताइए, स्तूपों की संरचना के संदर्भ में प्रदक्षिणा पथ का क्या अर्थ है? जो स्तूप हैं उनके संदर्भ में जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसका क्या मतलब होता है? बताइए। 4 विकल्प हैं, बताना है आपको सही विकल्प। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ध्यान रखिए, ये बौद्ध और जैन धर्म से जो पाठ है उससे लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, अगर सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी स्तूप के चारों ओर बना वृत्ताकार पथ जहां भक्त चक्कर लगाते हैं उन्हें प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है ना। आमतौर पर रेलिंग जो वेदिका से घेरा जाता था, प्रदक्षिणा पथ इसे क्या किया जाता था? आमतौर पर रेलिंग से घेरा जाता था। रेलिंग जिसे वेदिका कहा गया है बौद्ध धर्म में। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा, प्रदक्षिणा पथ को वेदियों और नक्काशीदार तोरण द्वारों से सजाया जाता था। साथियों, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, जिसमें महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी फैक्ट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन है कि अमरावती एक ऐसा स्थान था जहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। पहला कथन। कारण है कि यहाँ के पत्थरों पर सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई थी। अब सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कथन और कारण वाले कौन से प्रश्न सही हैं? ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश का अमरावती क्षेत्र लगभग 2000 साल पहले एक प्रमुख बौद्ध केंद्र हुआ करता था। साथियों, जहां एक विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था और इस स्तूप की विशेषता उसकी सुंदर और अलंकृत नक्काशीदार शिलाएं थी। साथियों, जिन पे बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाएं उकेरी गई थी।
इसलिए आपके कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की पुष्टि करता है, ध्यान रखिएगा। अमरावती के स्तूप की खोज इतिहास और वास्तुकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, हिंदू मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह के बारे में क्या सत्य है? बताइए, 4 विकल्प हैं, सही कथन आपको बताना है कि सत्य कथन क्या है गर्भगृह के बारे में। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, उसे ही हम गर्भगृह कहते हैं, मंदिर का गर्भगृह। ध्यान रखेंगे साथियों, गर्भगृह वह पवित्रतम कक्ष होता है जहाँ मंदिर के मुख्य देवता या देवी की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि गर्भगृह के ठीक ऊपर जो ऊंचा ढांचा बनाया जाता है उसे शिखर कहते हैं, और मंदिर में सभा या कीर्तन के लिए बने बड़े हॉल को मंडप कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अजंता की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला, एक तरफ है चित्रकारी का आधार, दूसरे तरफ है मसालों की रोशनी, दूसरा रंगों का स्रोत पौधों और खनिज, दृश्य प्रकाश बुद्ध के जीवन की कथाएं। अब सही कूट आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है, सही कौन सा होगा ये बताइए। देखिए मेरे भाई, जब आप मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि चित्रकारी का आधार हो जाएगा, चित्रकारी का आधार बुद्ध के जीवन की कथाओं से। ठीक है ना, यानी ए का सी से। रंगों का स्रोत मेरे भाई पौधों और खनिज से हो जाएगा, यानी दूसरे का बी से। और दृश्य प्रकाश जो है तीसरे का ए से हो जाएगा, यानी मसालों की रोशनी से। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, देखिए अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, जहां बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई गई थीं, और इन गुफाओं के भीतर अंधेरा होने के कारण चित्रकारों ने मसालों की रोशनी का प्रयोग किया। मसालों की रोशनी का मतलब होता है मसाल, ठीक है ना, उसके रोशनी का उपयोग करके चित्रकारी की थी। यहाँ के रंगों का निर्माण पौधों और खनिजों से किया गया था साथियों, और इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस तरह से आपका विकल्प सही हो जाता है। अजंता के चित्र 1500 साल बाद भी अपनी चमक और सुंदरता बनाए हुए हैं। इनका मुख्य कारण है प्राकृतिक रंग का उपयोग। ठीक है ना, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, प्रश्न है शिल्पादिकारकम नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना किसने की थी? सतनार, तिरुवल्लुवर, इलांगो, कबीर। बताइए। देखिए, अगर तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारकम की बात करें तो मेरे भाई इसकी रचना इलांगो ने की थी। विकल्प बी आपका सही हो जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, लगभग 1800 वर्ष पूर्व इलगो नामक एक कवि ने तमिल भाषा में शिल्पादिकारकम महाकाव्य की रचना की थी। इस महाकाव्य में कोवलन और कड्डगी नामक पात्रों की प्रसिद्ध प्रेम और त्रासदी की कहानी का वर्णन है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण हम बात करें तमिल महाकाव्य से, तो साथियों संगम साहित्य और प्रारंभिक तमिल महाकाव्य दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास, समाज और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथियों, इसी काल में एक दूसरी प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना हुई जिसका नाम है मणि मेखलई, और इसकी रचना सतनार द्वारा किया गया, सतनार द्वारा लिखा गया मणि मेखलई, जो तमिल महाकाव्य का दूसरा सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। पहला कौन सा है? तो पहला है शिल्पादिकारकम, इसकी रचना किसने की? तो इलगो नामक कवि ने की। दूसरा है मणि मेखलई, इसकी रचना किसने की? तो सतनार ने की। दोनों बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, बताइए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न है कथन और कारण वाले। कथन है कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है जिससे दिन और रात होते हैं। कारण है कि उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया था। अब सही विकल्प का चयन करिए।
मेरे भाई जब आप सभी चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कथन भी स्वतंत्र है और कारण भी स्वतंत्र है। इस तरह से हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, गुप्त काल के महान खगोलशास्त्री हुए आर्यभट्ट, ठीक है ना। महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, नाम था आर्यभट्टीयम, ठीक है ना। यह वैज्ञानिक सत्य प्रतिपादित किया था कि इन्होंने इस बात को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात का निर्माण करती है। साथियों, इसके साथ ही उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का भी सटीक विश्लेषण किया था। मेरे भाई, यहाँ दोनों कथन तथ्य रूप में तो बिल्कुल सही हैं, परंतु ग्रहण का तर्क दिन रात होने की प्रक्रिया से इसका सही सटीक व्याख्या नहीं है। इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों अपने आप में स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई का मान लगभग 3.1416 निकाला था, और भारत के पहले उपग्रह का नाम भी इन्हीं महान खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया। क्या नाम है हमारे भारत के पहले उपग्रह का? आर्यभट्ट नाम है, ठीक है ना। यह कृत्रिम उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। प्रश्न आपके सामने ये है कि शून्य के आविष्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आप सभी जानते होंगे कि शून्य का आविष्कार, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया था, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर बात हम शून्य की करें, ठीक है ना, शून्य और दशमलव प्रणाली की, तो यह भारत की सबसे बड़ी देन मानी जाती है गणित के क्षेत्र में। साथियों, प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने गिनती के लिए शून्य के प्रतीक का विकास किया था, ये आपको ध्यान रखना है। शून्य के आने से बड़ी संख्याओं को लिखना और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की गणना करना बेहद आसान हो गया। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ने अंक गणित और शून्य के प्रयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों का संकलन मुख्य रूप से संस्कृत के सरल श्लोकों में किया गया था। दूसरा, इन्हें केवल ब्राह्मणों द्वारा ही पढ़ा जा सकता था, शूद्रों और महिलाओं को इन्हें सुनने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, इसमें देवी देवताओं की कहानियों के साथ साथ सृष्टि के निर्माण का विवरण है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। बताइए मेरे भाई, असत्य कथन कौन सा है? ध्यान रखिए, विकल्प बी जो है वो कथन असत्य है, यानी गलत है। अब चूंकि हमसे गलत कथन पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प कथन दूसरा सही हो जाता है, यानी केवल बी, केवल दूसरा, ठीक है ना। साथियों ध्यान रखिएगा, दूसरा कथन दूसरा जो है वो गलत क्यों है? इसलिए गलत है कि वेदों के विपरीत पुराणों को इस प्रकार रचा गया था, इसकी रचना ऐसे की गई थी ताकि स्त्रियां, शूद्र लोग भी इन्हें सुन सके, समझ सकें, ठीक है ना। तो इसलिए ये दूसरा कथन हमारा गलत था। ध्यान रखिए, पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है, जिसमें भागवत पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि ये सभी प्रमुख पुराण हैं। इसकी रचना मुख्य रूप से व्यास ऋषि से जोड़ी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए। महाबलीपुरम और ऐहोल के मंदिरों की मुख्य विशेषता ये थी कि वे पत्थरों को काटकर या ईंटों से बनाए गए शानदार मंदिर थे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, पल्लव और चालुक्य वंश के शासनकाल में दक्षिण भारत में वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसमें महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, ठीक है ना, महाबलीपुरम का कौन सा मंदिर? एकाश्म मंदिर, एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाए गए थे, जबकि ऐहोल के मंदिर बेहतरीन पत्थर और ईंटों की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजाओं की कला प्रियता को दर्शाते हैं, और ऐहोल का दुर्गा मंदिर अपने विशिष्ट घोड़ों की नाल जैसी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मणिमेखलई महाकाव्य के लेखक कौन थे? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था इनके बारे में, मणिमेखलई।
तो मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी सत्यनार थे, विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए 1400 वर्ष पूर्व सतनार नामक कवि द्वारा मणिमेखलाई नामक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रंथ में कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखलाई की जीवन यात्रा और बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। साथियों, यह महाकाव्य दक्षिण भारत के प्राचीन सामाजिक जीवन और बौद्ध दर्शन को समझने का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि यह शिल्पादिकारकम की कहानी का ही आगे का भाग माना जाता है। जो शिल्पादिकारकम की जो कहानी है ना, उसी का आगे का भाग ये माना जाता है, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताना है आपको कि मंजूषा स्तूप के किस भाग में स्थित होती थी। मंजूषा जो होती थी वो स्तूप के किस भाग में स्थित होती थी। तो मेरे भाई विकल्प बी सही है, यानी स्तूप के बिल्कुल केंद्र यानी भीतर मंजूषा होती थी, ये ध्यान रखिएगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, महात्मा बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के जो शारीरिक अवशेष होते थे, जैसे दांत, अस्थियां, राख, ठीक है ना, उसे ही एक डिब्बा में रखा जाता था। और संस्कृत में मंजूषा कहते हैं पेटी को, एक बक्से को, तो एक छोटे से डिब्बे में रखा जाता था, ठीक है ना। और ये बिल्कुल एकदम सेंटर में रहा, स्तूप के सेंटर में रखा जाता था। मंजूषा के ऊपर ईंट और मिट्टी का एक ठोस टीला बनाया जाता था, जिसे अर्धगोलाकार रूप दिया जाता था। सांची और सारनाथ की स्तूप हैं, उनमें वास्तुकला की यह शैली स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्राचीन काल में कागज का आविष्कार किसके और कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काई लुन के द्वारा किया गया था और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। साथियों, लगभग 1900 साल पहले चीन में काई लुन नामक व्यक्ति ने पेड़ों की छाल और कपड़े और रेशों और पानी को मिलाकर कागज बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कागज बनाने की यह तकनीक लंबे समय तक चीन ने गुप्त रखी थी, लेकिन बाद में यह सिल्क रूट के जरिए कोरिया, जापान और फिर अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंची। साथियों, इससे पहले भारत में पांडुलिपियां ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन थे। तो मेरे भाई चरक संहिता के लेखक चरक थे, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं मेरे भाई। प्रश्न कुछ आपको आसान लगेंगे, कुछ कठिन लगेंगे, ठीक है ना, तो सभी का मिक्सर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें आचार्य चरक की, तो यह कुषाण काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यह किस काल के थे, तो कुषाण काल के थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्राचीन काल के एक अन्य महान चिकित्सक हुए जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत ने साथियों सुश्रुत संहिता की रचना की थी, जिसमें शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआती तरीकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा प्रणाली की प्राचीन और वैज्ञानिक परंपरा का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि महाभारत और रामायण को वर्तमान लिखित रूप लगभग कितने वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा 1500 वर्ष पूर्व, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह पहले मौखिक रूप में सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसे सुन के आगे बढ़ाया जाए। और वर्तमान लिखित रूप लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रदान किया गया। साथियों, महाभारत के संकलन का श्रेय महर्षि वेद व्यास जी को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। महाभारत महाकाव्य में भगवत गीता का प्रसंग भी है, ये साथ में आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, महाभारत के, ठीक है ना, कहाँ से, महाभारत के भीष्म पर्व से। किस पर्व से, भीष्म पर्व से मेरे भाई श्रीमद् भगवत गीता लिया गया है, जिसमें 800 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं रामायण की बात करें तो जिसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने की है, ये ध्यान रखिएगा, जो राम के चरित्र चित्रण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है मेरे भाई कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, महान स्तूप किस काल में बनकर तैयार हुआ? सांची का स्तूप किस काल में बनकर तैयार हुआ, ये आपको बताना है। साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मौर्य काल में शुरू हुआ और बाद के राजाओं ने विस्तार किया इसको। सांची का स्तूप जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के शासनकाल में ये ईंटों से करवाया गया था, ईंटों से बनवाया गया था। इसके बाद की शताब्दियों में शुंग और शतवाहन जैसे अन्य राजवंशों के राजाओं ने इनके चारों ओर सुंदर पत्थर की रेलिंग, वेदिका और भव्य तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार बनाकर इसका विस्तार किया। साथियों, सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यह बौद्ध वास्तुकला का सबसे सुरक्षित और प्रसिद्ध अवशेष माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो साथियों, मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। उनकी अन्य अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूत, ठीक है ना, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो मंदिरों के ऊपर बनाए जाने वाले ऊंचे ढांचे शिखर का निर्माण क्यों किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, शिखर का निर्माण इसलिए किया जाता था कि गर्भगृह की पवित्रता और मुख्य देवता के स्थान को दूर से दर्शाने के लिए। ठीक है ना, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। नागर शैली में होता क्या है मेरे भाई, तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसके शिखर ऊंचे होते हैं। ठीक है ना। वहीं दक्षिण भारत के शैली की बात करें तो दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ऊंचे प्रवेश द्वार गोपुरम होता है और पिरामिड नुमा विमाना होते हैं इसमें। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई मानी जाती है? तो मेरे भाई, यह बौद्ध भिक्षुओं और कलाकारों द्वारा की गई मानी जाती है। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा कि इन चित्रों में गौतम बुद्ध की विभिन्न पूर्व जन्मों की कथाओं, जिसे जातक कथा कहते हैं, उसका सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है ना। और इसकी खोज यानी अजंता की गुफाओं की खोज सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मुख्य पात्र राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, भरत नाम था। विकल्प ए सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राचीन काल में जातक कथाएं किनके द्वारा सुनाई और संकलित की जाती थी? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, जातक कथाएं आम लोगों द्वारा कही जाती थीं और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई थीं। तो विकल्प बी सही हो जाता है आपका। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, चूंकि ये शुरुआती के अध्याय से प्रश्न हैं इसलिए आपको बहुत कठिन नहीं लग रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस के रूप में, वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ते जाएगा। साथियों, यही छोटा छोटा और आसान प्रश्न जब हमारा छूट जाता है तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रश्न है कि पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो मेरे भाई सही विकल्प है विष्णु शर्मा। ठीक है ना। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है अवधी भाषा में, और कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, इन सब ग्रंथों को लिखा है। ध्यान रखिए, विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मंदिरों में मंडप का कार्य क्या था? तो मंडप देखिए एक बड़ा सभागार जहां लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना सभा करते थे, उसे मंडप कहा जाता था। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। देखिए बड़े मंदिर में कई मंडप होते थे, जैसे महामंडप, अर्धमंडप। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भीतरगांव उत्तर प्रदेश का निर्माण, उत्तर प्रदेश का मंदिर किस निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भीतरगांव का जो मंदिर है उसका निर्माण किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, और भीतरगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई। ध्यान रखिए, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी पक्की ईंट और चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 1500 साल पुराना है साथियों। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित है भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
गुप्त काल में ईंटों से बड़े पैमाने पर भवन और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है, कथन और कारण वाले। कथन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। कारण है कि गोपुरम मंदिर की बाहरी दीवारों को भारी बारी से सहारा देते थे। अब आपको सही विकल्प चुनना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही हो जाता है, यानी ये सही है, परंतु आर गलत है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के दौरान गोपुरम और अधिक ऊंचे तथा भव्य बनाए जाने लगे थे। ये ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, वहाँ के गोपुरम अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला शैली में मंदिर के विशाल और अत्यंत अलंकृत प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, और ये प्रवेश द्वार दूर से ही मंदिर परिसर की सीमा को संकेत करते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मृक्षकटिकम नामक प्राचीन संस्कृत नाटक के लेखक कौन थे। तो मेरे भाई, मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर और गर्भगृह की परंपरा सबसे पहले किस काल में व्यवस्थित रूप से उभरी। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई गुप्त काल, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है मेरे भाई। इसी काल में ईंटों और पत्थरों से पक्के मंदिरों के निर्माण शुरू हुए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आर्यभट्टियम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो मेरे भाई, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, विकल्प सी सही है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई वराह मिहिर, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है, बौद्ध स्तूप के भव्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, बताइए। तो ये ध्यान रखिए मेरे भाई, तोरण कहा जाता था, विकल्प बी सही है। देखिए, बौद्ध स्तूपों के चारों ओर बनी रेलिंग में चार दिशाओं में जो भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, उन्हें तोरण कहा जाता था, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि उत्तर रामचरित नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। तो मेरे भाई, उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा लिखी गई है, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार के प्रमुख कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं यानी षड दर्शन में से सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है, ये बताइए। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल हैं, आचार्य कपिल, विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साथियों, अन्य दर्शनों में न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी मुनि हैं, जैमिनी ऋषि हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। ये प्रमुख वेदांत दर्शन के रचयिता और उनके संस्थापक हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महारौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग न लगने का मुख्य कारण वैज्ञानिकों ने क्या माना है। तो मेरे भाई, लोहे के निर्माण में ढलाई में फास्फोरस की उच्च मात्रा का प्रयोग इसको आज तक जंग से बचाता है, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के प्रसिद्ध संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत अभिधम्म पिटक का मुख्य विषय क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार और उनकी गहरी व्याख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, त्रिपिटक की भाषा की बात करें तो यह पाली भाषा में लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है कि मौर्य काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र नगर की रक्षा के लिए मुख्य रूप से क्या बनाया गया था, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, पाटलिपुत्र की रक्षा के लिए एक विशाल लकड़ी का दीवार बनाया गया था, जिसमें तीर चलाने के लिए छेद थे और एक गहरी खाई थी। इस तरह विकल्प बी आपका सही हो जाता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, जिसे पटना के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्राचीन काल में हस्तलिखित पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर तैयार की जाती थी।
तो ध्यान रखिए यह ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पेड़ था जिसका नाम था भुर्ज, उसकी छाल पर, जिसे भोजपत्र कहा जाता है। मेरे भाई विकल्प बी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई विकल्प बी सही है, यानी भगवान विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल रामायण महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में किसके द्वारा की गई मानी जाती है, बताइए। तो यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है, विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुरुआती के सभी प्रश्न हैं इसलिए ये आपको आसान लग रहे होंगे, आसान हैं भी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का स्तर बढ़ते जाएगा। प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गणित के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाता है, यानी भारतीयों ने अंकन और दशमलव प्रणाली का विकास किया जिसे बाद में अरबों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं के प्राचीन भित्ति चित्रों की चमक और रंग सदियों बाद भी सुरक्षित रहने का मुख्य कारण क्या था। तो मेरे भाई गुफाओं के भीतर अंधेरा होना और चित्रों का प्राकृतिक रंगों से बनाया जाना, इस तरह विकल्प बी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों में यह समझ विकसित करना चाहता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का वहाँ की वनस्पति और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उपागम या प्रश्न सबसे अधिक प्रभावी होंगे। पहला, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसके नाम लिखिए। दूसरा, क्या कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी और छतें चपटी होती हैं। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। और चौथा, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। अब आपको ये बताना है कि कौन से विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल बी विकल्प जो है वो सही है। इस तरह के प्रश्न सही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को केवल याद रखने के बजाय उसकी गहरी समझ विकसित करने के लिए छात्र से निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल बी। यानी क्या आपको लगता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से भिन्न है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्षमता का विकास करना होना चाहिए, बताइए। देखिए मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं पर सवाल उठाने और आलोचनात्मक सोच विकसित करने की क्षमता, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जब एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को पढ़ाते समय विद्यार्थियों से एक लघु नाटिका का आयोजन करवाता है तो इस शिक्षण तकनीक का प्रमुख शैक्षणिक लाभ क्या है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और संस्थागत प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष और अनुभवजन्य ज्ञान कराना, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है।
बताइए। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाकर उनमें समय पर सुधार करना। तो आपका यहाँ पे सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में केवल स्मरण शक्ति के बजाय उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता का सबसे बेहतर आकलन करता है। बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सही उत्तर की बात करें तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासी जनजातियों की आजीविका वन कानूनों के कारण किस प्रकार प्रभावित हुई, अपने तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न विश्लेषणात्मक क्षमता के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए मेरे भाई कि ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी में स्मरण करना सबसे निचला संज्ञानात्मक स्तर है, जबकि विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना उच्च स्तर के कौशल हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान की एक विविध कक्षा में पढ़ाते समय एक समावेशी शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति में किस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी सभी विद्यार्थियों की स्थानीय पृष्ठभूमि, विविध सांस्कृतिक अनुभवों और मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना। ध्यान रखिए। तो आपका विकल्प बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स के उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है तो उसे अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहिए। बताइए। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय कोई मूल सरकारी दस्तावेज या संबंधित व्यक्ति की हस्तलिखित डायरी। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को अपनाया जाना चाहिए। तो देखिए विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी महिलाओं को वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रियों और उद्यमियों जैसे गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाना सबसे बेस्ट प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग करते समय शिक्षक की मुख्य और वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए। बताइए। तो देखिए फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए, यानी एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने में मदद करे। ठीक है ना। तो विकल्प बी सही हो जाता है आपका। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भूगोल शिक्षण के दौरान एटलस, ग्लोब और स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग मुख्य रूप से किस कौशल के विकास में सहायता करती है। तो मेरे भाई स्थानीय समझ, दिशा और भौगोलिक संरचना के मानसिक मानचित्रण में मदद करती है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान को अन्य विषयों जैसे विज्ञान और गणित के साथ अंतः विषयक दृष्टिकोण से जोड़कर पढ़ाना क्यों आवश्यक माना जाता है। क्योंकि वास्तविक दुनिया की समस्याएं और सामाजिक परिदृश्य बहुआयामी होते हैं, न कि अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। तो विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद, डिबेट या चर्चा सत्र आयोजित करने का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है। तो मेरे भाई विद्यार्थियों में सहनशीलता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और अपने विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास। विकल्प बी सही हो जाता है आपका। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के पोर्टफोलियो मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है। बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि यह विद्यार्थियों के शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का सटीक रिकॉर्ड रखता है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा पाठ के आरंभ में प्रस्तावना प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना और उन्हें नए विषयों में सहज रूप से जोड़ना। ठीक है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय परिवेश को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से क्या मुख्य लाभ होता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यह विद्यार्थियों को अपने आसपास के पर्यावरण, समाज और स्थानीय शासन व्यवस्था की गहरी समझ प्राप्त होती है। इस तरह विकल्प ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोत आधारित प्रश्न पूछने का सबसे प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों में साक्ष्यों का विश्लेषण करने और उनकी सत्यता रखने और ऐतिहासिक समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस तरह विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्वाग्रहों के खिलाफ संवेदनशीलता विकसित करने के लिए किस शिक्षण रणनीति को सबसे अधिक प्रभावी मानेंगे? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को ऐसी कहानियां और वास्तविक जीवन के उदाहरण देना जो प्रचलित सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हों। ठीक है ना। इस तरह विकल्प ए आपका सही है। आगे और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई के मूल भाव से सबसे अधिक निकट है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के मौखिक सहभागिता, समूह कार्य, प्रोजेक्ट्स और नियमित गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करते हुए आकलन करना सीसीई के मूल भाव का सबसे अधिक निकट ये मूल्यांकन होगा साथियों। तो इस तरह से आपके वो सभी 60 प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के थे वो लिए गए थे। स्टार्टिंग के प्रश्न हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का स्तर बढ़ते जाएगा। बाकी ये आपको प्रयास कैसा लगा या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर कोई इसमें संशोधन करना हो, कोई सुधार करना हो तो आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।